तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन एंड यू में। आज हम हिंदी के अगले चैप्टर की बात करेंगे और आज हम सीखेंगे समास। इससे पहले हम संधि कर चुके हैं और संधि से पहले हम समझ चुके हैं कि व्याकरण होता क्या है। हमने व्याकरण की सारी बारीकियों को अच्छे से देखा समझा, उसके बाद संधि की अच्छी की सारी बारीकियों को देखा समझा और उसमें हमने संधि का एक टेस्ट भी किया था जिसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। आज हम समझने जा रहे हैं समास को। तो पहला क्वेश्चन है कि सर समास है क्या, समास होता क्या है। असल में समास का मतलब है किसी भी चीज को या किसी भी चीज को संक्षेप में लिखना। देखिए संक्षेप में लिखने का मतलब है कि छोटा करके लिखना। अगर कोई चीज बड़े रूप में लिखी हुई है तो उसे संक्षेप में छोटे रूप में लिखना, पर छोटे रूप में लिखने के साथ साथ उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ वही रहना चाहिए जो अर्थ था। तो संक्षेप में तो आप लिख देंगे पर याद रखें केवल शब्दों का हेर फेर करेंगे। किसका हेर फेर कर सकते हैं? शब्दों का हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, उस अर्थ में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात करें तो एक शब्द आता है, हमने कहा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो हमने राजा का पुत्र था, इसे संक्षेप में लिखने के लिए हमने क्या करा, इसे लिख दिया राजपुत्र। क्या लिख दिया? राजपुत्र। तो देखिए हमने इसमें किस चीज को छुपा दिया, हमने इस का शब्द को पूरी तरह से छुपा दिया, राजा का जा छुपा दिया, पुत्र तो पूरा है और रा पूरा है, जा भी है साथ में। तो हमने क्या करा, इसे संक्षेप में लिख दिया और संक्षेप में लिखने के साथ साथ मीनिंग में, अर्थ में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। राजा का पुत्र राजपुत्र, देश का द्रोही देशद्रोही। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समास से किसी भी चीज को संक्षेप में लिख देते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। कौन सा अर्थ? शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण या फिर संक्षेप में लिखना, ये इसका हुआ शाब्दिक अर्थ। चलिए मैं आपको बता दूं, आज हम लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने गांव आए हुए हैं। थोड़ा सा आए तो पूरा है, लेकिन तो व्हाइट बोर्ड की सुविधा है नहीं, तो सोचा आज ब्लैक बोर्ड पर कर लेते हैं, थोड़े पुराने दिन याद आ जाएंगे आप लोगों को। तो ये है आपका समास का छोटा सा पोर्शन। चलिए इसमें आगे की चीजें समझते हैं परिभाषा के साथ साथ। चलिए देखते हैं परिभाषा के तौर पर समास को क्या कहा जाएगा। अगर हम समास को परिभाषा के तौर पर देखें तो समास को क्या कहा जाएगा। देखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को, सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को। देखिए सार्थक पे थोड़ा सा जोर देंगे। सार्थक का मतलब होता है कोई ऐसा शब्द जिसका अपना कोई अर्थ हो। मतलब कि आप कोई भी दो शब्दों को ऐसे ऊट पटांग नहीं जोड़ सकते और फिर उन्हें जोड़ के कहो कि ये तो शब्द बन गया, कि कुछ भी मुंह से कोई भी आवाज निकाली ऊ आ की और उसे जोड़ के कहो कि वो सार्थक शब्द बन गया। नहीं, सार्थक शब्द का मतलब इसका कोई अपना अर्थ हो। मतलब दो ऐसे या दो से अधिक ऐसे शब्दों को मिलाओ और फिर एक शब्द बनाओ, पर वो शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए प्यारे बच्चों? वह कहलाएगा आपका समास। क्या कहलाएगा? समास। चलिए एक शब्द होता है इसी में समस्त पद। क्या होता है एक शब्द? समस्त पद। अब समस्त पद का क्या मतलब है, आइए समझ लेते हैं। कई बार इस समस्त पद को समासिक पद भी कह दिया जाता है। कई बार इस समस्त पद को समासिक पद भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? समासिक पद। आइए इन दोनों का मतलब क्या होता है। देखिए जिन नियमों के तहत या जिन नियमावली से समास तैयार होता है उसे हम समासिक पद कह देते हैं या समस्त पद कह देते हैं। ये इसकी एक मूल रूप से इसकी जो है परिभाषा है, अगर हम इसकी बातचीत करते हैं तो। इन शॉर्ट कहा जाए तो समास के नियमों से
समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है या सामासिक पद कहलाता है। सामासिक पद कहलाता है। क्लियर है? मतलब कि समासिक पद क्या है या समस्त पद क्या है? समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ये इसकी मूल रूप से परिभाषा है। अब आइए चलते हैं समास के भेद, समास के रूप कितने हो सकते हैं हमारे पास, ये कितने हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम जो यहाँ जानकारी ले लेते हैं और बढ़ते हैं इसमें आगे की ओर। पर आगे की ओर बढ़ने से पहले भी एक शब्द और आता है जिसे कहते हैं हम समास विग्रह। देखिए ये शब्द आपको पता होने चाहिए सभी, क्योंकि इनसे परिभाषा के रूप में सवाल आ जाता है। समास विग्रह, समास विग्रह। आइए इसका क्या मतलब है? जब समास के सभी पदों को, समास के सभी पदों को तोड़कर लिखा जाए, तोड़कर लिखा जाए या फिर खोलकर पूरा लिखा जाए, या पूरा खोलकर लिखा जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है समास विग्रह। जैसे कि अभी अभी हमने एक शब्द लिखा था, हमने लिखा था राजकुमार, हमने लिखा था अभी राजकुमार, तो ये क्या है? एक समास है। ये क्या है? एक सामासिक पद है। पर मैंने इसे लिखा पूरा खोलकर या फिर इसके टुकड़े कर कर मैंने लिखा इसे राजा का पुत्र, तो ये क्या हुआ? राजा का पुत्र क्या हुआ? समास विग्रह का हिस्सा हुआ। राजकुमार क्या है? एक सामासिक पद है या फिर समास है। चलिए इसमें और भी एग्जाम्पल के थ्रू से एक बार समझ लेते हैं। जैसे समास समझते हैं। जैसे समास के रूप में मैंने लिखा चौराहा, मैंने लिखा चौराहा। अब बात लिखी चौराहा, ये हुआ एक समास, ये सामासिक पद। पर जब मैंने इसका विग्रह करने की कोशिश करी तो मैं लिखा चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। मैंने इसे क्या लिखा? चार राहों का समूह। तो ये क्या कहलाया? ये हुआ आपका समास विग्रह। ये समास विग्रह है, ये आपके पास समास है। ठीक है, आओ आगे की तरफ चलते हैं। मैंने लिखा दोपहर, मैंने लिखा दोपहर, तो जब इसका समास विग्रह किया जाएगा, समझेंगे, जब इसका विग्रह किया जाएगा, इसके टुकड़े किए जाएंगे, तो क्या चीज बनेगी हमारे आगे? तब हमारे पास प्यारे बच्चों बनेगा इसके अंदर दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह। क्या बनेगा? दो पहरों का समूह। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चलेगी। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान चीज है। हमें पता चला समास विग्रह क्या है, हमें पता चला समास क्या है। आइए अभी समास की कुछ और मूलभूत बातें हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं एक बार थोड़े से अच्छे से। पता नहीं बच्चों में पढ़ने का जुनून है या नहीं है, पर आप देख सकते हैं कि हम लोग गांव घूमने आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बन रही है। और आप देख रहे होंगे क्योंकि मुझे आए हुए आज यहाँ दूसरा तीसरा दिन है, उसके बावजूद भी वीडियो आपके पास लगातार सुबह सुबह पहुँच जाती होगी। मतलब कि अगर हम लोग अपने काम से पीछे नहीं हट रहे तो आप लोग भी ना हटें, वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें। समझ में आ ही रहा होगा, इसी में उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे की तरफ चलते हैं कि और क्या क्या होता है समास में। अभी हम केवल समास की आंतरिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं। हमने क्या क्या समझ लिया? हमने समास की मूलभूत, अगर हम बात करते हैं तो हमने समास की मूलभूत शब्द को समझा कि समास शब्द क्या है। ठीक है ना, हमने समझा सामासिक पद क्या होता है या फिर समस्त पद क्या होता है। हमने समझा समास विग्रह क्या होता है, हमने समझा समास विग्रह क्या होता है। हमने ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझी अभी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जो भी एक समास होता है, समझेंगे, जो कोई भी हमारे पास एक समास है उसमें असल में दो पद होते हैं। एक समास है तो एक समास में
कितने पद होंगे बच्चों? इसके अंदर पद होंगे हमारे पास 2 पद। हो सकता है राइटिंग थोड़ी अच्छी ना आए क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे लिखने की आदत उतनी है नहीं, ठीक है ना। तो इसमें एक पद होता है नंबर 1 पूर्व पद, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है हमारे पास उत्तर पद। क्या होता है? उत्तर पद। अब सर ये पूर्व पद या उत्तर पद होता क्या है? देखिए पूर्व पद नाम से पता चल रहा होगा पहला पद, और उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद। और एक बार इसे देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। मैंने लिखा 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, इसका मतलब है चौराहा। क्लियर है? इसका मतलब है चौराहा। मैंने लिखा 4 राहों का समूह जिसका मतलब है चौराहा। तो इसमें जो ये 4 है ये क्या है आपके लिए? पूर्व पद है। ये क्या है आपके लिए? पूर्व पद, पहला पद, ठीक है ना। और ये समूह जो है, राह जो है, ये क्या है आपके लिए? उत्तर पद है। कैसा पद है? उत्तर पद। तो याद रखेंगे एक समास कितने पदों से मिलकर बना है? एक समास हमारे लिए 2 पदों से मिलकर बना है, पूर्व पद, उत्तर पद। बात समझ में आई होगी। एक बार और ट्राई करते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मैंने लिखा राजा का पुत्र, मैंने लिखा राजा का पुत्र। तो इसमें जो ये राज है या राजा है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगी या समासिक समास होगा वो क्या होगा? राजपुत्र, राजपुत्र। क्लियर है? तो यहाँ पे जो राज है, ये जो राज है शाहरुख खान वाला राज नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जो राज है ये DDLJ वाला राज नहीं है, ये पूर्व पद है। कौन सा है प्यारे बच्चों? पूर्व पद। जी हाँ। मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या करते हो? इतने आलसी होते जा रहे हो दिन ब दिन। फ्री में बिल्कुल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यूट्यूब पर तो पैसा मिलता है। बेटा अभी नहीं मिलता है जितने स्टार्टिंग में मैं हूँ, ठीक है ना। बहुत 1-1.5 साल बाद मिलता है, और वो मिले ना मिले कब की बात है कौन जाने, ठीक है ना। तो इसीलिए एटलीस्ट आप अपना प्रॉफिट देखें, और फ्री में पढ़ाई हो रही है तो पढ़ लें, वरना जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन पैसे देकर तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे ना। अभी जो कुछ सीख सकते हो सीखो, फ्यूचर आपका है। हाँ कुछ खबरें आती रहती हैं कि नौकरी आएंगी नहीं आएंगी। अरे मान लो 6 महीने नहीं आएंगे, 6 महीने तो वैसे ही सब कुछ बंद पड़ा है, लेकिन जब आएंगी तब तो देखो समझना। खैर इसमें मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, पर फिर भी समझो अभी दुनिया को दिख गया कि नौकरी चाहिए सरकारी, और जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा सब लोग इसी की तरफ भागेंगे। और याद रखना बहुत इंटेलिजेंट बच्चा पड़ा हुआ है समाज के अंदर, ठीक है ना। तो हमने देखा राज क्या है? पूर्व पद है। और फिर पुत्र क्या हुआ यहाँ पर? यह हुआ आपका उत्तर पद। तो याद रखेंगे एक समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक होता है आपका उत्तर पद, ठीक है ना। दोनों के बारे में हमने यहाँ अच्छे से जाना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से आगे हम सीखेंगे कि समास के भेद कितने होते हैं, समास कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं समास के भेद। समास के भेद। अगर हम समास की बात करें तो हमारे पास जो प्यारे बच्चों समास होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के समास हो सकते हैं हमारे पास? 6 प्रकार के समास होते हैं। अब यही आपकी मेन चीज है कि आपको 6 के 6 समास आने चाहिए। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहला समास कौन सा होता है। पहला हमारे पास समास है, इसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। इसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। याद रखेंगे इसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। इसके बाद आता है हमारे पास तत्पुरुष समास। इसके बाद आ जाता है तत्पुरुष समास। कौन सा जाता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बाद आ जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। देखिए ये नाम आपको बहुत अच्छे से, तेजी से, सही से याद होने चाहिए, बेनिफिट तभी मिलेगा। हिंदी के बिना नौकरी नहीं लग सकती यूपी में। आया कर्मधारय समास। अगर हम इससे अगली की बात करें तो होता है द्विगु समास। द्विगु समास। अगला है नंबर 5 द्वंद्व समास। अगला है द्वंद्व समास। और आखिरी है हमारे पास बहुव्रीहि समास। तो इस पूरे चैप्टर में जो कि 2 से 3 क्लास में खत्म होगा, हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कितने समास हो गए हमारे पास? 6। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और
बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ समास है, पर याद रखेंगे आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो पहला शुरू करेंगे अव्ययभाव समास। तो आज हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अव्ययभाव समास के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं समास नंबर 1। यह है अव्ययभाव समास। आज एक एक्सपीरियंस और हो गया ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने का, ठीक है ना। तो चश्मा भी घर रह चुका है, सब कुछ घर है, बस कुछ साथ है तो मेरी ब्लैक टी शर्ट। चलिए शुरू करते हैं। अब आइए, हमने अभी बात करी थी कि एक समास में कितने पद होते हैं। तो हमने बात करी थी यहाँ पर प्यारे बच्चों, समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। पर याद रखना कि पूर्व पद होता है एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। लेकिन किसी एक समास में इन दोनों में से कोई एक ही पद प्रधान होता है। प्रधान होता है क्या मतलब है सर? मतलब कि या तो पूर्व पद मेन होगा या फिर उत्तर पद मेन होगा। मेन मतलब समझ रहे हैं, इंपोर्टेंस ज़्यादा होगी किसी एक पद की, कोई एक पद की महत्वपूर्णता उस समास में ज़्यादा होगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अव्ययभाव जो समास है इसका पूर्व पद सबसे मेन होता है या उत्तर पद मेन होता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका पूर्व पद प्रधान पद कहलाता है। पूर्व पद क्या कहलाता है? इसका प्रधान पद कहलाता है। ये चीज़ आपको याद होनी पड़ेगी कि अव्ययभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो आपको बताना होगा कि सर अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान पद कहलाता है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। क्या इसकी एक लिस्ट है छोटी सी जो आपको याद करनी पड़ेगी और याद होनी भी चाहिए। आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिखा प्रति प्लस दिन, इन्हें मिलाकर एक शब्द बना प्रतिदिन। इन्हें मिलाकर एक शब्द बना प्रतिदिन। तो जो प्रतिदिन शब्द है ये तो एक समासिक पद हो गया, समास हो गया, क्योंकि जुड़कर इन 2 शब्दों को मिलाकर बना। पर बता दें उससे पहले, ये जो प्रति शब्द है आपका, ये जो प्रति लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्या है? ये पूर्व पद है। ये क्या है? पूर्व पद। तो इसका मतलब ये पद कैसा है? प्रधान है। प्रधान मतलब है इसकी इंपोर्टेंस इस समय ज़्यादा है, ठीक है ना। तो प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, इसका मतलब क्या होता है? अगर इसका मैं विग्रह करूं तो प्रत्येक दिन। इसका अगर विग्रह किया जाएगा तो क्या बनेगा? प्रत्येक दिन। विग्रह भी करना आना चाहिए। कई बार बच्चों को प्रतिदिन का विग्रह ही नहीं पता, वो सोचते हैं प्रति प्लस दिन। इसका मतलब होता है प्रत्येक दिन, मतलब हर रोज, डेली, नियम से, कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, प्रतिदिन पबजी खेलता हूँ, ऐसा है ना, वो वाला प्रतिदिन है ये। चलिए एक शब्द है, मैंने लिखा आ प्लस जन्म। ये 2 अलग अलग शब्द हैं। अब बहुत सीधी सी बात है, ये पूर्व पद है तो ये प्रधान भी होगा। जन्म, इन दोनों को मिलाकर बना आ जन्म। मिलाकर क्या बना? आ जन्म। अब बात आती है आ जन्म का मीनिंग क्या है। अगर इसका विग्रह करें तो क्या मिलेगा? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार जैसे आया तो बच्चे इसका विग्रह ही नहीं कर पाते कि इसका विग्रह करें तो क्या बनेगा। इसका विग्रह करने के आ जन्म का विग्रह क्या बनेगा प्यारे बच्चों? इसका मतलब होता है जन्म से लेकर। जन्म से लेकर, जैसे कहते हैं ना, तू तो जन्म से लेकर अब तक बैल का बैल है। भैया वो तो जन्म से ही होशियार है, वो तो जन्म से स्मार्ट है, वो तो जन्म से ही गोरा है। तो ये सब चीजें क्या होती है? आ जन्म। यहाँ पर क्या शब्द आएगा आपके लिए? आ जन्म। तो याद रखेंगे, आ जन्म का अगर आप विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? जन्म से लेकर। जैसे कि प्रतिदिन का विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? प्रत्येक दिन। चलिए अगला देखते हैं। हमने लिखा अगला शब्द यथा प्लस संभव। हमने लिखा अगला शब्द यथा प्लस संभव। तो इसमें यथा क्या है? इसके अंदर यथा एक प्रधान शब्द है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व पद है। आइए इसे हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यथा संभव। क्या बना? यथा संभव। अब हमने यहाँ यथा संभव बना लिया। इसका मतलब क्या होता है? यथा संभव का अगर मैं विग्रह करूं तो यथा संभव का एक विग्रह होकर क्या शब्द बनेगा? बताइए जरा, क्या शब्द बनेगा यथा संभव को अगर हम टुकड़े करें तो? सोचिए थोड़ा सा। जो भी संभव हो, जो भी
संभव हो। जैसे कहते हैं ना किसी से मदद मांगी जाती है, यार तेरे लिए पॉसिबल हो, तो चलो पॉसिबल को हटा देते हैं, इंग्लिश का शब्द हिंदी में बात करते हैं, क्या क्या संभव है ये काम, तू कर पाएगा, तो वो कहता है यथासंभव में से देख लूंगा, या मतलब अपनी शक्ति के अनुसार या जितना मेरे बस की है उतना मैं देख लूंगा, कर लूंगा, यथासंभव। ठीक है ना, मतलब कि जैसा संभव हो, जैसा संभव हो। तो ये क्या हुआ आपका, ये हम जो बात कर रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं अव्ययी समास के। अब यहां से कुछ क्वेश्चन उठते हैं, आइए देखते हैं कैसे। एक शब्द आएगा लिखा हुआ प्रतिदिन, आपसे पूछा जाएगा बताओ प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे साहब इसके अंदर अव्ययी भाव समास है। पहचान कैसे करोगे साहब, पहचान भी तो होनी चाहिए। ये जो प्र लिखा है इससे आया आजन्म, आजन्म में कौन सा समास है साहब, अव्ययी भाव समास है। कैसे पहचानोगे, आ से। यथासंभव किससे पहचानोगे, यथा से। तो यहां से एक बात निकल कर आती है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में प्र, आ, यथा, अभी आगे और आएंगे हाथ, हाथों, हाथ, इस प्रकार के शब्द होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। आइए इसके और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसके और एग्जाम्पल कैसे हैं, ताकि आप बिल्कुल भी क्वेश्चन छूटे ना। एक भी एग्जाम्पल इसके हम थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे ताकि किसी भी तरह से एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए एग्जाम टाइम पर। चलिए देखते हैं। मैंने लिखा अनु प्लस रूप, क्या बना इसका, अनुरूप। क्या बना इसका, अनुरूप। मैंने लिखा भर प्लस पेट, तो क्या बना इसका, भर पेट। बात समझ में आ रही है ना, क्या बना इसका, भर पेट। तो ये भर, ये अनु, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पूर्व पद हैं, और पूर्व पद के साथ साथ ये दोनों कैसे हैं, प्रधान शब्द भी हैं। ठीक है, किसमें होता है इनका यूज, अव्ययी भाव समास में होता है। अब आ जाते हैं कि अनुरूप और भरपेट का मीनिंग क्या होता है, कैसे इसका मीनिंग हम करेंगे। अनुरूप का मतलब क्या होता है, अनुरूप का जो अगर विग्रह करते हैं तो आता है रूप के योग्य, रूप के योग्य। अगर हम बात करते हैं भरपेट तो इसका तो मतलब मालूम ही होगा, भरपेट का मतलब होता क्या है, पेट भर के। ठीक है, आइए और एग्जाम्पल समझते हैं। अभी आप समझते रहना, इसके एंड में हम पूरे जितने भी शुरू में शब्द आते हैं इनकी व्याख्या कर देंगे, जिससे कि आप इसे आसानी से और एग्जाम में कर पाएंगे। मैंने लिखा हाथ प्लस हाथ, इसे क्या बोला जाएगा, हाथों हाथ। क्या बनेगा इसका शब्द, हाथों हाथ, मतलब हाथ ही हाथ में। करते ना कि मैंने उसे उसके पैसे दिए, हाथों हाथ उसने मुझे मेरा सामान दे दिया, है ना, मैंने उसे पैसे दिए, हाथों हाथ ही उसने मुझे मेरा सामान दे दिया। या मैंने उसे जैसे डांटा उसने हाथों हाथ मुझे लौट के जवाब दे दिया। तो जरूरी नहीं कि हाथों का यूज भी हो रहा हो तो ही हाथ आएगा, ये शब्द का यूज होता है, याद रखेंगे क्या है, शब्दों का यूज है, हाथों हाथ। क्लियर है, तो देखेंगे अब अव्ययी भाव समास को और अच्छे समझते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में, है ना, जिन शब्दों के प्रारंभ में, देख लेते हैं एक बार, जिन शब्दों के प्रारंभ में प्रति, अनु, यथा, हाथ, भर आदि शब्द आते हैं, उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास कहते हैं। तो यह है हमारा अव्ययी भाव समास। आज हमने समास को समझा और साथ ही साथ समझा हमने अव्ययी भाव को। चलिए, तो आज हमने सिर्फ अव्ययी समास पढ़ा और हमने साथ में पढ़ा आज समास के मूल बातों को। अगली क्लास में हम जानेंगे तत्पुरुष समास। वैसे तो उसे अभी शुरू किया जा सकता है, परंतु तत्पुरुष समास अपने आप में बहुत बड़ा समास है, इसलिए अभी शुरू करना उसे उचित नहीं होगा एक ही क्लास में। ठीक है ना, सारा मामला आपका मिसमैच हो जाएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। लाइक कर देना अच्छा लगे तो, सब्सक्राइब भी कर देना भैया। और क्या क्या करना होता है
जो भी करना होता सब कर देना, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।